खालिद साहब, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, मुज़ाकरात की बात चल रही है, बयानात भी चल रहे हैं, आपको लगता है कि क्या अमेरिका ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको लेकर वो जाहिर कर रहे हैं कि हम इस वजह से मुज़ाकरात के लिए अभी नहीं मान रहे, या जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात बताए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, उन्हें जल्द दूर कर देगा? ये ना देखिए, बुनियादी तौर पर कहा जाता है और इसकी इंटरनेशनल नॉर्म है कि जब आप ब्लॉकेड करते हैं वो एक्ट ऑफ वॉर होता है। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कंटिन्यूस जंग चल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जब सीज फायर होता है तो फिर एक्ट ऑफ वॉर इकट्ठे नहीं चल सकते। सीज फायर का मतलब होना चाहिए था, जो जैसे ईरान ने देखा था, आपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का लिफ्ट कर लिया था, सारा जो ब्लॉकेड उसने किया हुआ था और उसने कहा था कि हम खोल रहे हैं। ये एक अच्छा जेस्चर था और मेरा ख्याल ये था कि अमेरिका को भी चाहिए था कि गुडविल जेस्चर, क्योंकि जब मुज़ाकरात होते हैं तो जंग में आपने परफॉर्मेंस दिखानी होती है, सीज फायर के दौरान परफॉर्मेंस नहीं दिखानी होती। तो मैं तवक्को कर रहा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक गुडविल जेस्चर करके पुल आउट करेंगे अपनी फोर्सेस को और विड्रॉ कर देंगे। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये जो सीज फायर होता है, इसके लिए जो अनब्लॉक करना होता है किसी एरिया को, तो अमेरिका के लिए बहुत आसान था, इसलिए कि उन्होंने मोस्टली सिंबॉलिकली कहना था उसको। इसकी वजह यह है कि इतने उन्होंने बहरी जहाज यहाँ खड़े किए हुए हैं, सिर्फ वो चेकिंग कर रहे हैं, उनकी स्क्रूटनी कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं, सिर्फ वो प्रोसेस रोकना था। अपनी फोर्सेस को उधर ही रख सकते थे उसी एरिया में, सिर्फ ये चेक एंड बैलेंस बंद कर देते तो एक अच्छा जेस्चर चला जाता। लेकिन अगर उन्होंने ये ब्लॉकेड करके ये मैसेज दिया है कि ये परमानेंट भी हो सकता है, जिस तरह ईरान को एक न्यू फाउंड रियलिज्म मिला है, लीवरेज मिला है, अमेरिका ये कंटिन्यूस भी कर सकता था। तो आई थिंक ईरान ये चाहता है कि जिसको कहते हैं ना इज्जत नफ्स बहाल करके, आप इंसल्ट ऐड उन्होंने तब कर दी इस पूरे मामले को जब उन्होंने चेकिंग बैलेंस के अलावा एक हिट किया, एक शिप को कब्जे में ले लिया, फिर उसकी वीडियो रिलीज कर दी। और मैं इसको कहता होता हूँ कि ये एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी। जब आप किसी को इंसल्ट करेंगे साथ इंजरी करके, तो फिर ऑब्वियसली चीजें और तरफ बिगड़ जाएंगी। तो वीडियो रिलीज नहीं करनी चाहिए थी। वीडियो की कोई काबिलियत इतनी बड़ी, मैं कभी भी डाउट नहीं कोई करता कि अमेरिका के जहाज पकड़ के एक वीडियो नहीं रिलीज की जा सकती। वो तो हुतीज भी कर सकते हैं, तो वो तो कोई भी कर सकता है। तो आई थिंक उनको चाहिए था कि दोनों तरफ से मॉडरेशन दिखाई जाती, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि मुज़ाकरात का सिलसिला था, दूसरा मरहला था। लेकिन चिश्ती साहब, इससे पहले भी हमने देखा, पहले जो दौर में लिबनान पर हमले रुकवाए गए थे और मेक श्योर किया गया था कि वो रुके। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त भी जो ये दूसरा मरहला है, इसमें लेवरेज के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, नाकाबंदी, और अभी भी जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं लिबनान में जिसमें खातून सहाफ़ी भी शहीद हुई हैं, तो आपको लगता है कि इसको भी लेवरेज के तौर पर मुज़ाकरात में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है? अली, देखिए, इजराइल तो इस पूरी जंग को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे यूज कर रहा है। वो अपॉर्चुनिटी ये यूज कर रहा है कि जो जो उसके टारगेट हैं वो उनको एलिमिनेशन चाहता है कि इसी बहाने जब जंग लगी हुई है तो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा उसने तबाह करने की ज़ाहिर अटेम्प्ट भी की, बहुत कामयाब भी रहा। लेबनान का भी उसने टाइमिंग यही किए हैं कि लेबनान को भी तबाही से दो चार किया जाए। आप ये देखिए, जिस दिन यहाँ मुज़ाकरात होने थे पिछली दफा जब JD वैंस आए हुए थे और ईरानी डेलीगेशन यहाँ था, उससे एक दिन पहले उसने हमला किया था। जब से ये हमले शुरू किए थे तकरीबन 1700 लोग शहीद हुए थे। जिस दिन JD वैंस और यहाँ पहुंचे तो उससे एक दिन पहले उसने एक हमले में 360 लोग शहीद किए थे एक दिन में। तो जिसका मतलब ये था एक मैसेजिंग करना था। एक और मैं अभी परसों की उनकी बमबारी देख रहा था कि उन्होंने 10 मिनट में 160 बॉम्ब गिराए। मैं उनका फॉलो कर रहा था। 10 मिनट में 160 बॉम्ब, ये ध्यान में रखिएगा कि ये वर्ल्ड वॉर 2 वाले बॉम्ब नहीं है जो हल्के बॉम्ब होते हैं, बड़ी प्रिसीजन गाइडेड होते हैं। इतनी ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन को वो बुनियादी तौर पर, जैसे मैंने कहा, कि वो लीवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं और प्रेशर डालना चाहते हैं ईरान पर कि वो जल्दी नेगोशिएशन पर आए, और अगर डिले भी करता है तो उतनी देर वो मैक्सिमम कार्रवाइयां करके ज्यादा से ज्यादा जिसको कहते हैं डैमेज और नुकसान, ह्यूमन लॉसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और हिजबुल्लाह को टारगेट करना चाहते हैं। राइट। अच्छा खालिद साहब, जिस तरीके से ये बात चल रही है कि शायद डेडलाइन का जो है वो प्रेशर दिया जा रहा है, लेकिन अब उन्होंने क्लियर कर दिया सदर ट्रंप ने कि डेडलाइन इस हवाले से कोई नहीं है और गैर मुअय्यना मुद्दत तक की ये तौसी है जो सीज़ फायर है इसके अंदर। पाकिस्तान का रोल एज ए मीडिएटर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम अभी भी कोशिशें कर रहे हैं और पाकिस्तान ये कह रहा है कि मुज़ाकरात का दूसरा जो दौर है उसे यकीनी बनाने के लिए भी जो अपनी सफारती कोशिशें हैं उन्हें जारी रखेगा। अब कितना डिपेंड करता है दोनों फरीकैन के ऊपर कि इन एफर्ट्स को जो कि पाकिस्तान कर रहा है मीडिएट कराने की, इसके लिए वो भी कोऑपरेट करे, क्योंकि जिस तरह के बयानात और ये सब चीज़ें सामने आती हैं वो डेफिनेटली मुज़ाकरात के ऊपर असरअंदाज होती हैं। और ईरानी सदर ये बार बार कह रहे हैं कि अमरीकी जो नाकाबंदियाँ हैं, धमकियाँ हैं, वादा खिलाफी है या इस तरह की जो बातें हैं वो मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है।
देखिए, पाकिस्तान का तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये सीज फायर खत्म होने वाली थी, उस रात को जब ये एक्सटेंड की गई थी, तो मैं कुछ चैनल्स पर था और मुझे पूछा गया था कि अब चंद घंटे में तो बमबारी दोबारा शुरू हो जाएगी, तो आपका क्या ख्याल है? तो मैंने अपना तजिया ऑफर किया था। मेरे पास कोई ऑथेंटिक सबूत तो नहीं था। मैंने कहा था पाकिस्तान की जितनी गुडविल है हमारी तरफ से एक दरखास्त जाएगी और प्रेसिडेंट ट्रंप उसको मान लेंगे। और वही हुआ चंद मिनट के बाद कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। यानी हमारी क्रेडिबिलिटी है एज ए मीडिएटर, हमारा एक पैशन है कि ये ठीक हो, सारे हालात, सारा पूरा खित्ता हॉस्टेज बना हुआ है। तो पाकिस्तान ने तो बहुत लीवरेज लिया है अपनी पोजीशन का, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी बहुत प्रेशर है इंटरनली भी। एक तो वो पॉपुलैरिटी लूज करते जा रहे हैं, आपने देखा है इकोनॉमी दुनिया की इफेक्ट हो रही है, इसलिए वो भी चाहते तो हैं दिल से कि लड़ाई हो जाए, लड़ाई खत्म हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे ऐसा ना परसेप्शन बने कि पोजीशन ऑफ वीकनेस से मैंने कोई एग्रीमेंट किया। जैसे वो दो रेसलर लड़ रहे होते हैं या दो बदमाश फिल्मों में लड़ रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई ना कोई उनको पकड़ ले और छुड़ा दे किसी तरीके से, क्योंकि चाहते हैं कि ये ना हो कि आखिरी मौका मैंने मारा है, ये समझा जाए और दुनिया को मैं ये भी बता सकूं कि जीता मैं ही हूं। तो आई थिंक ये वो स्टेट चल रही है। लेकिन मेरा ख्याल अमेरिका को खास तौर पर ऑप्टिक्स से निकलना चाहिए। बिल्कुल, ऑप्टिक्स की लड़ाई ही इस वक्त चिश्ती साहब चल रही है। और हम देख रहे हैं मैदान जंग में जो कुछ भी हुआ है वो तो अपनी जगह पर वो अक्सर कहते हैं कि जो जंगें वहाँ हारी जाती है मैदान जंग में, उनको टेबल्स पर जीता जा सकता है। तो अभी वही कोशिश की जा रही है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी बयानात की भरमार है। यहाँ पर सिफारतकारी दिखाई नहीं दे रही बल्कि बयानात दिखाई दे रहे हैं। उसमें पाकिस्तान मीडिएशन की कोशिश कर रहा है और जब भी वो कोशिश करता है कोई ना कोई बयान आता है और उससे वो डी ट्रैक हो जाता है, डीरेल हो जाती है सूरत। अली, बुनियादी तौर पर देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बताने वाले भी बहुत हैं कि आप जंग हार रहे हैं, ऐसी पिक्चर जा रही है कि आप शिकस्त खा गए हैं, तो आपको अग्रेसिव होना चाहिए। तो वो आपने देखा रोजाना की बुनियाद पर बैलेंस करते हैं। कभी वो ये कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तहजीब उड़ा दूंगा, मैं बॉम्बिंग शुरू करूंगा तो बहुत नुकसान होगा, एक तरफ अग्रेसिव होते हैं। फौरन जब स्टॉक मार्केट्स ऊपर चली जाती हैं, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, तो फिर उनको रियलाइज होता है कि फिर वो मार्केट मैनेज करने के लिए सॉफ्ट बयान दे देते हैं। तो आई थिंक वो आप सही कह रहे हैं कि वो बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं बिटवीन सॉफ्ट इमेज एंड हार्ड। लेकिन मसला ये है कि वो बहुत बड़ी माइट है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके पास कोई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनके पास तकरीबन सबमरीन्स हैं 70 के करीब, उनके पास 90 के करीब डिस्ट्रॉयर हैं, उनके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड है, उनके पास 2,70,000 ह्यूमन रिसोर्स है। तो वो चाहते हैं कि मेरी इतनी माइट को कन्वर्ट तो करे कोई वैल्यू में। अनफॉर्चुनेटली जंग के दौरान वो कन्वर्ट नहीं हो सकी। अब वो पीस के दौरान वो थ्रेट करके वो पोस्टिंग करते हैं कि मुझे वैल्यू है, मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ है और मुझे वो लीवरेज मिलनी चाहिए। राइट बहुत बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो करंट सिचुएशन है इस पर हम बात कर रहे थे। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे थे, लेकिन ट्रंप एक जानिब जिस तरह से मुज़ाकरात के लिए बड़े होपफुल दिखाई देते हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि जल्द टेबल टॉक के लिए ईरान भी मान जाएगा, और उसके साथ ही दूसरी तरफ वो वाले काम भी करते हैं जिनसे ईरान जो है उसे खदशात हैं और उसे मसाइल हैं। तो ये सारी सूरत हाल बनी हुई है। इसी दौरान तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अमेरिका ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन तय नहीं की। ईरान को चाहिए वो अफजोदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। ईरान पर जो मुआशी लेवरेज मुसल्लत किया गया है, इसी वजह से वो मुज़ाकरात की तरफ वापस आ रहा है। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान की जो बहरी नाकाबंदी है वो जारी है। सदर ट्रंप जब बेहतर समझेंगे वो ईरान से जंग की टाइमलाइन देंगे। तो कैरोलाइन लेविट की आपने गुफ्तगू सुनी और इसमें इनका ये भी कहना था कि ईरानी जो हुकूमत है उसके पास तो अपने जो एहलकार हैं, जो वहाँ काम करने वाले मुलाजमीन हैं, उनको पे करने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बुरी तरह से तबाह किया हुआ है। इसके साथ साथ जो लेवरेज की बात वो करती हैं, वो लेवरेज क्या है मुआशी लिहाज से, वो यही कि इस बमबारी के दौरान उन्होंने कई पुल और कई इमारात को निशाना बनाया है, जिसके बाद अब सूरत हाल ये है कि उसको रीबिल्ड करने में बहुत सा टाइम दरकार है। कईयों के तो ये दावे करते हैं अमरीकी जो हुक्काम है कि उनको दहाइयाँ लग जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ ईरानी जो हुकूमत है या पासदाराना इनकलाब है उनकी जानिब से जो बयान सामने आए हैं उसमें ये दिखाई दिया है कि उन्होंने कितनी तेज़ी से अपने पुल दोबारा तामीर किए हैं, और जो एक्सपेक्टेशन थी ईरान की जानिब से कि ये बमबारी होगी उसके बाद रिकन्स्ट्रक्शन की जानिब वो जाएंगे, वो उस पर पूरा उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इनकी जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं अमरीका की जानिब से, उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि
थोड़ी सी मुबालगा आराई ज़रूर मौजूद है, और उस मुबालगा आराई की वजह से, उस एग्जैजरेशन की वजह से जो एस्टिमेशन है वो ईरान क्या कर सकता है उसमें गैर मुतवक्की चीज़ें हो रही हैं। और साथ साथ ये भी है कि ये एस्टिमेशन उस वक्त भी था कि जब ईरान पर हमला किया गया 28 फरवरी को, और ये एक्सपेक्ट किया गया कि ईरान रिटेलिएशन में अपने करीबी मुस्लिम ममालिक पर हमला नहीं करेगा, लेकिन ऐसा वो नहीं भी हुआ। गैर मुतवक्के तौर पर जो है इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी गलत साबित हुई। अभी तक जितना स्टैंड ईरान ने लिया है वो वाकई ही एक्सपेक्टेशंस के जो है ना वो उस पर पूरा नहीं उतरा, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ईरान इस तरीके से रिस्पॉन्ड बैक करेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखते हैं कि अमरीकी जो नाकाबंदी है, जो धमकियां हैं और जो वादों की खिलाफ वर्जी है जिसका भी हमने जिक्र किया, वो मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। ईरान ने मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया है और करता रहेगा, यानी इस वक्त दोनों फरीकैन बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान की कुछ कंडीशंस हैं जो वो चाहता है कि जिस तरह से अभी खालिद साहब बात कर रहे थे कि एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर किया जाता है किसी भी किस्म का ब्लॉकेड, अगर ईरान की तरफ से ख़त्म किया गया था तो अमेरिका भी अगर वो ब्लॉकेड उस वक्त ख़त्म कर देता तो डेफिनेटली इस वक्त फरीकैन टेबल टॉक पर होते और वहाँ बैठकर मामलात को तय कर रहे होते। चूँकि अमेरिका ने वो ब्लॉकेड ख़त्म नहीं किया बल्कि उसके बाद फिर मज़ीद बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, तो अभी तक मुज़ाकरात जो हैं उनकी जो डेट है वो फाइनलाइज नहीं हुई। दोनों फरीकैन मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे, बात करने के लिए अभी भी तैयार हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर वो कह रहे हैं कि पहले ये माने जाए, उसके बाद फिर जो टेबल टॉक के लिए वो आएंगे। और इस्लामाबाद जो है वो तैयार है इनको होस्ट करने के लिए इन स्पाइट ऑल दिस, लेकिन वी आर रेडी। और अभी भी पूरी दुनिया की नजर इस्लामाबाद और साथ ये भी है कि जब तक ये ब्लॉकेट रहेगा ये डेडलॉक इसी तरह से बरकरार रहता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।